अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और बड़ा ही एक मज़े का टॉपिक ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है ये क्लासिकल फिज़िक्स और क्वांटम फिज़िक्स के दरमियान एक ब्रिज की हैसियत रखता है। आज हम जानेंगे फोटॉन की कैफियत क्या होती है। ठीक, वो फोटॉन जो आपके चैप्टर 19, 20 और यहाँ तक कि उसका कुछ जिक्र जो है वो चैप्टर 21 में भी है। तो वो फोटॉन कैसे हमें पता चला कि फोटॉन था क्या। ठीक, लाइट जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है ब्लैक बॉडी अब्जॉर्ब करती है या एमिट करती है या डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, वो सारी जो डिस्कशन है, वो बहस है, वो सारी आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये नोट कर लें कि ये टॉपिक एक कंप्लीट पैकेज है फॉर एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है जी, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो टॉपिक का बाकायदा स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। टॉपिक है जी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है जी स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम टर्म ब्लैक को डिस्कस करेंगे। ब्लैक का मतलब क्या है। देखिए, मैंने कोट भी कौन सा पहना हुआ है, ब्लैक। स्टूडेंट, पहले तो आप ये लिख लें कि ब्लैक कोई कलर नहीं है। अब आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, अब आपके हाथ में ब्लैक बोर्ड मार्कर है और आप कह रहे हैं कि ब्लैक कोई कलर ही नहीं है। तो इसके एविडेंस के लिए मैं बात आपसे ये करूँगा कि स्टूडेंट, आपने देखा कि लाइट जब प्रिज्म से पास होती है तो 7 डिफरेंट कलर्स बनते हैं, उनमें कोई कलर ब्लैक नहीं होता। या रेनबो बनती है तो रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, उसमें कोई कलर ब्लैक नहीं होता। इट्स मीन कि ब्लैक जो है डार्कनेस है, ये एब्सेंस ऑफ लाइट है। लाइट की कमी जो है वो क्या है जी, डार्क है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैं अब कैमरा की तरफ देख रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग मुझे देख रहे हैं अपने सेल फ़ोन पर या अपने गैजेट्स और डिवाइसेस पर। तो लाइट जो है स्टूडेंट, ये आपके घरों में लगे हुए बल्ब वगैरह, इनसे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइज़ में आ रही है। ठीक, अब अगर ये रिफ्लेक्शन ही ना हो तो हमें तो इमेज ही नज़र नहीं आएगा और हम कहेंगे वो हिस्सा क्या है, डार्क है, ब्लैक है। ठीक हो गया। तो याद रखिएगा ब्लैक बॉडी के केस में स्टूडेंट, ठीक है, अगर कोई आइडियल ब्लैक बॉडी है, मैं डिफाइन भी करता हूँ आइडियल ब्लैक बॉडी को, तो उसमें 100% एब्जॉर्प्शन होती है, 100% एमिशन होती है, बट 0% रिफ्लेक्शन होती है। ब्लैक बॉडी में लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, इसलिए हमें नज़र ही नहीं आता। लाइट उस ब्लैक बॉडी के अंदर ही इंटरनली रिफ्लेक्ट होकर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के साथ एब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम कहते हैं कि बॉडी क्या है, ब्लैक है। ठीक, और दूसरी बात ये स्टूडेंट कि ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन ज़रा देखें कि अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज़ एन आइडियल अब्जॉर्बर एंड आइडियल एमिटर ऑफ थर्मल और लाइट रेडिएशन। ठीक है जी। तो ब्लैक बॉडी क्या है जी, एक ऐसी बॉडी जो रेडिएशन को कम्प्लीटली अब्जॉर्ब करे, आइडियल की बात कर रहा हूँ, या 100% क्या करे जी, उसको इमिट करे। ठीक है, वो रेडिएशन कौन सी हो सकती हैं, थर्मल रेडिएशन हो सकती हैं, लाइट रेडिएशन हो सकती हैं। ठीक, अब स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है जी एक आइस क्यूब की। अगर मैं फ्रिज से स्टूडेंट एक आइस क्यूब निकालता हूँ तो आपको पता है कि थोड़ी देर बाद मेल्ट हो जाएगा। रीज़न क्या है, सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा है, आइस क्यूब का टेम्परेचर कम है। आइस क्यूब जो है वो रेडिएशन इमिट करेगा, ठीक, और सराउंडिंग से रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, तो याद रखिएगा कोई भी ऐसी बॉडी जिसका कोई ना कोई टेम्परेचर हो वो रेडिएशंस इमिट करती है। अब हम है जी ह्यूमन बॉडी। तो स्टूडेंट हमारा जो टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। तो स्टूडेंट हम इंफ्रारेड रेडिएशंस जो हैं वो इमिट करते हैं। ठीक है जी, जिनकी वैल्यू जो है वो वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ से कैलकुलेट की जा सकती है, 9.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि 9.35 माइक्रोमीटर। ओके, तो नेक्स्ट स्टूडेंट मैंने इधर पॉइंट मेंशन किया है जी कि ये तो सारा हमने डिस्कस किया, ठीक है जी, कि एनीथिंग हैव टेम्परेचर विल इमिट रेडिएशन। कहीं पर भी टेम्परेचर होगा तो वहाँ पर रेडिएशन इमिट होंगे। जैसा कि मैंने बताया, आवर बॉडी इमिट रेडिएशन, सन इमिट डिफरेंट काइंड ऑफ रेडिएशन। स्टूडेंट्स, जो सन से रेडिएशन निकल रही हैं, कुछ हमें नज़र आती हैं, कुछ नज़र नहीं आती।
ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में है, गामा रेज हैं, एक्सरे हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, विजिबल रेज हैं, इंफ्रारेड रेज हैं। डिफरेंट किस्म की जो रेडिएशन हैं वो सन से क्या होती हैं, इमिट होती हैं, क्योंकि वहाँ पर कॉन्टीन्यूसली क्या है जी, न्यूक्लियर फियन जो है उसका जो प्रोसेस है वो हो रहा है, हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना रहे हैं, ये एक अलग बहस है। ठीक, तो याद रखिएगा कि किसी भी बॉडी से जब रेडिएशन इमिट होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही कलर की हो या सेम काइंड की हो, डिफरेंट कलर की हो सकती हैं, डिफरेंट नेचर की हो सकती हैं। वो रेडिएशन टेम्परेचर या कलर पर डिपेंड कैसे करती हैं वो सारा हमने डिस्कस करना है। तो ये आप एमसीक्यूज़ के लिए जी मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट नोट है, आप इसे अपने पास नोट भी कर लीजिएगा और ये सेंटेंस लिख लें कि अ बॉडी हैव हाई टेम्परेचर विल इमिट द रेडिएशन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। ऐसी बॉडी जिसका टेम्परेचर हाई होगा वो शॉर्ट वेव की रेडिएशंस जो है वो इमिट करेगी। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको बताता हूँ एक लोहार से। स्टूडेंट पुराने वक्तों में जब जंगें लड़ी जाती थी तो जो है जी वो गन्स तो होती नहीं थी, तो वो तलवार वगैरह इस्तेमाल करते थे। अब एक लोहार के पास एक तलवार है, ठीक है जी, जो उसको क्या कर रहा है, उसको फायर जो है वो उस पर अप्लाई कर रहा है। ठीक, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इनिशियली कौन सा कलर जो है वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, येलो, रेड या ऑरेंज। जब वो उस तलवार को मेल्ट करता है, ठीक है जी, या उसको लावा सा जो है जिसमें वो उसको सेक रहा है, गर्म कर रहा है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि हमारे पास जब टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट करेगी, रेड। वो अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे करेगी। बट जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेवलेंथ कम होती चली जाएगी। अब वेवलेंथ कैसे कम होगी, ठीक, तो वो सारा हमने डिस्कस करना है। तो रेड के बाद हो सकता है येलो कलर हमें नज़र आए, तो एज़ कंपेयर टू रेड येलो की जो वेवलेंथ है वो कम है, ठीक है, ब्लू की और कम है। तो ये लिख लें विब गोयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। वायलेट से रेड की तरफ शिफ्ट होंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी। वायलेट की मिनिमम वेवलेंथ, रेड की मैक्सिमम वेवलेंथ। तो रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम है, लैम्डा ज़्यादा है, तो लो टेम्परेचर जो है वो होगा रेड पर। ठीक, यानी कि जब टेम्परेचर रेड होगा तो हाई वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट होंगी। बट स्टूडेंट जब टेम्परेचर हाई होगा तो लो वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो इमिट होंगी। सेम यही स्टूडेंट ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक एग्जांपल आपके टॉपिक में है, एग्जांपल ऑफ प्लैटिनियम वायर। फिर हम इस ब्लैक बॉडी की तरफ आते हैं कि ये एक एविडेंटल प्रूफ है कि वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे वेवलेंथ कम होगी, टेम्परेचर कम करेंगे वेवलेंथ ज़्यादा होगी। और मार्क कर लें जी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अक्सर आपके पेपर में एमसीक्यूज़ आ जाता है इनमें से कोई के एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी, बॉडी जो है वो कौन सा कलर जो है जी हमें नज़र आएगा, डल रेड। जो उस पर कलर अपीयर होगा वो क्या होगा, डल रेड। टेम्परेचर लो है, लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक, एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड चेरी रेड कलर अपीयर होगा। एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड कलर जो है वो कौन सा होगा, ऑरेंज। हो क्या रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वेवलेंथ कम होती जा रही है। ठीक, एट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और ज़्यादा हुआ, वेवलेंथ और कम हुई, रेड से ऑरेंज हुई, ऑरेंज से येलो हुई। ठीक है, येलो आ गया 1300 पे। एट 1600 टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो वेवलेंथ और कम हो गई, हमें वाइट जो है वो कलर अपीयर होगा। ठीक है जी, प्लाटिनियम वायर का। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखनी है। ठीक, अब आते हैं स्टूडेंट ल्यूमियर एंड प्रिंशियम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स पर। बट उनको समझने से पहले स्टूडेंट कि मेरे पास आप कंसीडर करें जी कि मेटल का ब्लॉक है, ठीक है जी, जिसमें इंटरनली ये खोखला है, जिसमें कैविटी जो है वो क्रिएट की गई है। ठीक,
और इसकी जो साइड्स है इसको मैंने ब्लैक जो है सरफेस इसकी बना ली है, ताकि लाइट जब इस पर फॉल की जाए तो वो क्या हो जाए, हमने पढ़ा कि आइडियल ब्लैक बॉडी तमाम रेडिएशन को क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये इंटरनल कैविटी है और ये इंसिडेंट रेडिएशन है। और ये जो रेड कलर का आप देख रहे हैं ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन होने की वजह से सारी जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो ये ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। ठीक, अब स्टूडेंट सराउंडिंग से अगर मैं इसे बाहर से हीट क्या करता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, तो ये ब्लैक बॉडी जो है रेडिएशन जो उसने अब्जॉर्ब की उन्हें इमिट करेंगी। तो ये जो कैविटी है इस पर मुझे कोई ना कोई कलर अपीयर होता हुआ नज़र आएगा और वो जो रेडिएशन से इमिट होंगे उनके डिफरेंट कलर्स होंगे। अब आपको पता है डिफरेंट कलर्स क्यों होंगे, ड्यू टू डिफरेंट टेम्परेचर्स। टेम्परेचर डिफरेंट होगा, वेवलेंथ डिफरेंट होगी। ठीक, तो हमें डिफरेंट तरह की वेवलेंथ जो है वो मिलेंगी। तो स्टूडेंट ये काम जी ल्यूमर और प्रिंगस्टम ने भी किया। ठीक, और उन्होंने ये जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई थी, ठीक है, हीट प्रोवाइड करके जब ये रेडिएशन इमिट हुई तो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ थर्मोपाइल डिटेक्टर, ठीक है जी, थर्मोपाइल डिटेक्टर और एक अपना इंस्ट्रूमेंटल सेटअप बनाया कि यहाँ से जो रेडिएशन इमिट हो रही थी वो लेंस पर जाकर स्ट्राइक की, आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, फिर प्रिज्म से गुजरी, प्रिज्म से फिर लेंस पर लगी और उसके बाद जो डिटेक्टर था फाइनली उसको जाकर मिली और डिटेक्टर से उन्हें कर्व मिली इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ के दरमियान विद द हेल्प ऑफ थर्मोपाइल डिटेक्टर। ठीक, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर उन्हें ये कर्व्स मिली और ये कर्व्स ही हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। तो आ जाए अब आप इन कर्व्स की तरफ कि यहाँ वर्टिकल है जी इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ हॉरिजॉन्टली। वेवलेंथ स्टूडेंट याद रखिएगा यहाँ पर मिनिमम है और यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ती जा रही है। ल्यूमियर एंड प्रिंगस्टम ने स्टूडेंट ये ऑब्जर्व किया कि जब टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कम था 1000 केल्विन, तो जो कर्व मिली उसका एरिया भी कम था, बट जो जो टेम्परेचर बढ़ाते रहे कर्व का जो एरिया है वो भी बढ़ता चला गया। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कर्व की बात करता हूँ, ये रेडिश वाली, तो इसका एरिया जो है, ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा स्पेस इसलिए दे रहा हूँ कि छुप ना जाए, ब्लू वाले का एरिया कम है, रेड वाले का एरिया ज़्यादा है, और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाया एरिया और बढ़ गया। एरिया बताता क्या है, एरिया ये बता रहा है एनर्जी रिप्रेजेंट द एनर्जी इमिटेड, जो एनर्जी इस कैविटी से इमिट हो रही है। ठीक है जी, तो जो जो हम टेम्परेचर बढ़ाते रहे एरिया जो है वो बढ़ता रहा। उसके साथ साथ स्टूडेंट आप ज़रा इन कर्व्स को देखें कि इन कर्व्स पर एक पॉइंट है ऐसा जो हाईएस्ट इंटेंसिटी को क्रॉस बाउंड कर रहा है, जैसे कि ये पॉइंट इंटेंसिटी को, इस कर्व के लिए ये पॉइंट, इस कर्व के लिए ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं लैम्डा मैक्स। यानी कि इन कर्व्स पर एक पॉइंट ऐसा है जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है जो क्रॉस बाउंड कर रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ को। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो जो टेम्परेचर जो है हमारे पास वो बढ़ता चला गया, तो ये जो लैम्डा मैक्सिमम का पॉइंट था ये इस ग्राफ में मिनिमम वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। ठीक, तो अब आप आ जाएं, थोड़ा सा हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं क्लासिकल और मॉडर्न कंसेप्ट को। क्लासिकल फिजिक्स स्टूडेंट ये कहती थी कि जो इंटेंसिटी है, अब इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, एटम जब ऑसिलेट करते हैं तो उसी ऑसिलेशन से जो एम्पलीट्यूड बनता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ इट्स मीन पोजीशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। और स्टूडेंट क्लासिकल फिजिक्स ये कहती थी कि जो हमारे पास एनर्जी है वो यूनिफॉर्मली क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, लाइट जो है वो कॉन्टीन्यूसली इमिट हो रही है, कॉन्टीन्यूसली क्या है जी, एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में कॉन्टीन्यूसली इमिट हो रही है, कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब हो रही है। और इंटेंसिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। अब ये बड़ा मज़े का पॉइंट है स्टूडेंट कि इंटेंसिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। स्टूडेंट हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो जो हम टेम्परेचर
बढ़ाते चले गए, ठीक। तो इंटेंसिटी जो है वो तो बढ़ रही थी। बट अगर मैं इस पॉइंट से पीछे आता हूँ, ठीक, तो हम कर क्या रहे हैं, टेम्परेचर तो बढ़ा रहे हैं, बट टेम्परेचर बढ़ाने से आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो कम हो रही है, ठीक। वेवलेंथ की वैल्यू कम होने से इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ठीक है जी, इतना हिस्सा इस कर्व का, अगर मैं इसको सेपरेटली इस पोर्शन को इधर ड्रा कर लूँ, ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा ये बताता है, ये रेड वाला, कि जब इंटेंसिटी, ठीक है जी, ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, यानी कि वेवलेंथ बढ़ाने से इंटेंसिटी ज़्यादा हो रही है, ठीक है। जबकि हमने कहा कि इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, तो हमने तो पीछे ये पढ़ा कि स्टूडेंट कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो इसका मतलब तो ये है कि जब टेम्परेचर यहाँ पर ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम। तो यहाँ से तो ये प्रूव होता है कि इंटेंसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, और इंटेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। बट इस रीजन में तो इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो क्लासिकली ये फॉल्ट था, क्लासिकल फिजिक्स इस पॉइंट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाई। ये जो ब्लैक रीजन है यहाँ पर तो ये बात ट्रू होती है कि इंटेंसिटी का इन्वर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और हमने ये पढ़ा है कि टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। तो जब टेम्परेचर ज़्यादा इंटेंसिटी ज़्यादा, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, तो वेवलेंथ कम तो इंटेंसिटी ज़्यादा। तो इस रीजन पे तो ये बात ट्रू है, बट इस रीजन के बाद तो ये ग्राफ यूँ जाना चाहिए था, ठीक है। यानी कि ये ग्राफ्स कुछ यहाँ से इस तरह अपवर्ड होने चाहिए थे, ठीक। क्लासिकल तो ये डिमांड थी, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। तो ये फेलियर था जी क्लासिकल फिजिक्स का, ठीक। अब हम डिस्कस करते हैं रिजल्ट्स ऑफ ल्यूमर प्रिंशियम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स, प्लस हम डिस्कस करेंगे प्लैंक्स अजम्पशन के मैक्स प्लैंक्स ने फिर इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को फोटॉन की मदद से कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है जी। तो अब हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स अब है हमारे पास रिजल्ट ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ऑफ ल्यूमियर एंड प्रिंशियम, ठीक है जी। तो सबसे पहला रिजल्ट है जी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट हमने उस इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा के, ठीक है जी, दो टेम्परेचर पर रिजल्ट्स लिए हैं। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा की कर्व्स हैं, इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्डर, कोई मैनर नहीं है, ये कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शाइड नहीं है, ये एक कर्व है। इसका मतलब जो इनमें एनर्जी है, यहाँ पर एरिया हमें बताता है ना कि एनर्जी कितनी है। यहाँ पर अगर एरिया कम है तो यहाँ पर एनर्जी कम है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो एनर्जी ज़्यादा है। मीन कि एनर्जी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली क्या है जी, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेकंड रिजल्ट है स्टूडेंट वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ। स्टूडेंट हमने पढ़ा कि बॉडी जो है वो लो टेम्परेचर पे लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो इमिट करेगी, ठीक। तो जो हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा मैक्स, ठीक है, जो कि हमें इधर मिली, इस पॉइंट पे मिली, ये जो लैम्डा मैक्स है इसका और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट रहता है, इसे हम कहते हैं वाइन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 2.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है जी। इसका मतलब कि लैम्डा मैक्सिमम और टेम्परेचर का इन्वर्स रिलेशन है। और स्टूडेंट जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो होता है नॉर्मली 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 310 केल्विन। तो जब आप यहाँ पुट करेंगे 310 केल्विन और इससे डिवाइड करेंगे तो लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 9.35 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ मीन्स कि माइक्रोमीटर में, जो कि इंफ्रारेड रीजन में स्टूडेंट लाई करती हैं। हम इसे नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, बट कोई कैमरा वगैरह इसे कैप्चर कर सकता है, ठीक। थर्ड है स्टूडेंट
रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। स्टूडेंट हमने देखा कि क्लासिकल फिजिक्स जो है वो इस बिहेवियर का एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि शुरू में इंटेंसिटी और वेवलेंथ का इस कर्व के लिए डायरेक्ट रिलेशन है, बट जैसे ही लैम्डा मैक्सिमम या एक सर्टन वेवलेंथ आती है तो इंटेंसिटी का वेवलेंथ के साथ स्टूडेंट इनवर्स रिलेशन है। क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पर फेल हुई। ठीक। फोर्थ स्टूडेंट आपके सामने रिजल्ट है जी, एरिया अंडर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। स्टूडेंट area under the energy distribution curve give the value of energy radiated per unit area per unit time means intensity। okay। फिफ्थ है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टूडेंट स्टीफन बोल्ट्जमैन ये बताता है कि जो बॉडी से रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, ठीक है जी, उनका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है। तो emitted energy of emitted radiation is directly proportional to the fourth power of absolute temperature। E is directly proportional to T4। तो अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करूँगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो ये स्टूडेंट मेरे पास है जिस स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 5.67 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर K-4। ठीक है जी। तो नेक्स्ट है जी मेरे पास प्लैंक्स एजम्पशन। स्टूडेंट हमने फेलियर तो डिस्कस किया क्लासिकल फिजिक्स का, बट हमने मॉडर्न फिजिक्स का फोटॉन की जो हमने समझा कि कैफियत हम समझेंगे फोटॉन है क्या, तो फोटॉन को ज़रा आप डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स जो इंटेंसिटी है, ठीक है, उसका वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उसका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो है नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ। ठीक। फोटॉन्स होते क्या हैं? क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट्स जो है वो सन से अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स वो बंडल्स की शक्ल में आती है, पैकेट्स की शक्ल में आती है, डिस्क्रीट एनर्जी की फॉर्म में आती है। ठीक। तो जब वो किसी बॉडी अब्जॉर्ब करती है तो वो जब लाइट वापस रिलीज़ करती है या इमिट करती है तो तब भी वो बंडल्स की शक्ल में क्या होती है, रिलीज़ होती है, पैकेट्स की शक्ल में, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं। तो प्लैंक्स की अजम्पशन जो है, प्लैंक्स ने जी 1900 में ये अपनी अजम्पशन दी, फिर उसके बाद इसे नोबेल प्राइज़ भी मिला था कि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती थी कि लाइट जो है एक तो वो कॉन्टीन्यूस है, यानी कि ऑसिलेशंस आर कॉन्टीन्यूस। ये लेट से कोई एटम है जो ऑसिलेट कर रहा है, इससे कॉन्टीन्यूसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं। ठीक। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है जी, तो जो हमारे पास रेडिएशन हैं वो कॉन्टीन्यूसली इमिट होती हैं, और एनर्जी जो है इसका डायरेक्ट रिलेशन है एम्पलीट्यूड के स्केयर के साथ। ये क्लासिकल ट्रेंड था। बट अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक्स कि ये जो एटम है, ठीक है, हर एटम में जो इलेक्ट्रॉन हैं उन सब की डिस्क्रीट एनर्जी है। एटम अपने स्पेसिफिक सर्टन रीजन पर ऑसिलेट करते हैं विथ फिक्स्ड एनर्जी। तो जो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा है जिसे हम फोटॉन कहते हैं। तो सेंटेंस मैंने लिखा है ऑसिलेशन आर क्वांटाइज्ड। ऑसिलेशन क्या है? ऑसिलेशन स्टूडेंट क्वांटाइज्ड हैं। ठीक है जी। और एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटॉन्स के। वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम मैकेनिक्स या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या मिलाकर कहें तो मॉडर्न फिजिक्स ये कहती है अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक की एनर्जी जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन है नंबर ऑफ फोटॉन्स के साथ। ठीक है। लाइट क्वांटा की फॉर्म में जो है वो इमिट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है। तो हियर अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फोटॉन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको ख़त्म करूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है h, और ये h जो है जी इसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 जाउल सेकंड। याद रखिएगा जाउल सेकंड जो है एंगुलर मोमेंटम का भी यूनिट होता है। ठीक। तो अब F इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा, ये कैसे आया? स्टूडेंट देखें, हमें पता है वेव इक्वेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू एफ लैम्डा और F हो जाएगा C ओवर लैम्डा। तो मैंने F की जगह रिप्लेस कर दिया C ओवर लैम्डा। अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट आइंस्टाइन E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, और मैं अगर इस MC को ऐसे लिख लेता, MC स्क्वायर है तो एक लिख लिया MC इंटू C,
तो ये mc बन गया मोमेंटम, साथ क्या आ गई स्पीड ऑफ लाइट, तो E इज इक्वल टू पी सी। तो अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा एस सी ओवर लैम्डा इज इक्वल टू पी सी। सो स्टूडेंट C से C कैंसिल, तो P बन जाएगा जी H ओवर लैम्डा, H ओवर लैम्डा, ठीक है जी। तो यहाँ से स्टूडेंट जो है जी हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। और मोमेंटम जो है ये हमें बताता है पार्टिकल नेचर के बारे में कि लाइट की पार्टिकल नेचर है, ठीक। और आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि लाइट हैव डुअल नेचर। तो वेवलेंथ डिक्रीजेस मींस मोमेंटम इंक्रीजेस, पार्टिकल बिहेवियर इंक्रीजिंग, ठीक है। और फाइनल रिजल्ट इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।